हेलो स्टूडेंट्स, आज हम टॉपिक देखते हैं। छोटा सा टॉपिक है हमारे पास, दैट इज़ ब्रांचेस ऑफ जियोग्राफी। प्लीज़ स्टडी फिगर 1.1 फॉर recapitulation. It has very clearly brought out the geography is an interdisciplinary subject of study. The study of every subject is done according to some approaches. फिगर 1.1 को अगर हम थोड़ा सा देखें वापस, जो हमारे पास ये फिगर था, दैट इज़ 1.1 फिगर है ना। एक दूसरे से सब्जेक्ट्स जुड़े हुए हैं। एक जो ज्योग्राफी का जो सब्जेक्ट है हमारे पास, वो किसी न किसी सब्जेक्ट के उस पर किसी न किसी ब्रांचेस के थ्रू उससे अटैच्ड है। तो इसको हम कहते हैं कि ये इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट है, एक दूसरे के ऊपर निर्भर करते हैं। द स्टडी ऑफ एवरी सब्जेक्ट इज़ डन अकॉर्डिंग टू सम अप्रोचेस। कुछ तरीके होते हैं, उसके द्वारा हम क्या करते हैं, उस सब्जेक्ट को पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे जो है, जो ज्योग्राफी को जो हमने पढ़ना है, वो दो टाइप से पढ़ते हैं। एक होता है सिस्टेमेटिक और दूसरा है रीजनल। सिस्टेमेटिक का मतलब है कि सीरियल वाइज, एक के बाद एक, ये पहले ये टॉपिक, फिर ये टॉपिक, फिर ये टॉपिक, हम उसको करते हैं। कंटिन्यूशन में हम उसको देखते हैं कि कैसे पढ़ना है। एक उसको क्या कहेंगे, क्रमानुसार, हम जैसे हिंदी में कहते हैं, एक क्रम के अंदर, एक सीक्वेंस के अकॉर्डिंग हम उसको देखते हैं, दैट इज़ सिस्टमेटिक। और रीजनल का मतलब होता है एरिया वाइज उसको देखना है, रीजनल अप्रोचेस। तो दो अप्रोच है हमारे पास। तो साइंटिफिक अप्रोच हमारे पास, सिस्टमेटिक है, दोनों साइंटिफिक अप्रोच है वैसे तो, पर एक सिस्टमेटिक है, एक रीजनल अप्रोच है। इन दोनों अप्रोच को अलग अलग जियोग्राफर्स ने डेवलप किया था, इंट्रोड्यूस किया था। अलेक्जेंडर वैन हम्बर्ट, ये जर्मन जियोग्राफर थे। इन्होंने सिस्टमेटिक अप्रोच को डेवलप किया था, बताया था, इंट्रोड्यूस किया था। जबकि रीजनल जियोग्राफी अप्रोच जो है वो डेवलप बाय अनदर जर्मन जियोग्राफर, जो इनके साथ के थे, कॉन्टेम्प्रेरी वर्ल्ड के थे, इनके साथ साथ के दूसरे समय के, और वो थे हमारे पास कॉल रेटर, हम्बर्ट और कॉल रेटर। इन दोनों ने मिलके ये जो रीजनल जियोग्राफी है, इसको डेवलप करने की कोशिश की। अब दोनों की स्टडी का तरीका क्या है वो थोड़ा सा देख लेते हैं कि सिस्टमेटिक अप्रोच जो है वो क्या करती है, अ फिनोमेना इज स्टडीज वर्ल्ड ओवर अ होल। पूरे वर्ल्ड को पहले एक कोई भी सब्जेक्ट है हमने लिया, कोई चूज़ किया सब्जेक्ट, उस सब्जेक्ट को, उस पर्टिकुलर फैक्ट को, सब्जेक्ट भी क्या कहेंगे, फैक्ट कह लीजिए। एक फैक्ट लेते हैं हम कोई भी, उस फैक्ट को पूरे वर्ल्ड लेवल पे पहले हम उसको चेक करेंगे, सिर्फ उस फैक्ट की बात करेंगे, उसके प्रभाव की बात करेंगे। देन आइडेंटिफिकेशन ऑफ द टोपोलॉजीज ऑफ स्पेटल पैटर्न इज डन। और उसके बाद हम उसके छोटे छोटे एरिया के अंदर उसको डिवाइड करते हुए उसी फैक्ट को देखेंगे, उसको क्लासिफिकेशन करते जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ वन इज़ इंटरेस्टेड इन द स्टडिंग नेचुरल वेजिटेशन, तो ये एक फैक्ट है, नेचुरल वेजिटेशन हम सभी जगह हमको मिलती है, जो किस एरिया में कहाँ पे कैसा मिलता है उसको देखना है। अब इसको स्टडी करना है तो सबसे पहले वर्ल्ड लेवल पे ये देखी जाएगी कितने टाइप की नेचुरल वेजिटेशन मिलती है, कौन से एरिया में किस तरह से मिलेगी। फिर हम उसको कन्वर्ट करेंगे। जैसे यहाँ पे बताया कि हम फर्स्ट वर्ल्ड लेवल पे देखें इसको, देन इस टाइपोलॉजीज़ को सच एज इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट, उसको डिवाइड किया पहले कि इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट हैं, इसको ऐसा कहेंगे। ये सॉफ्टवुड कॉनिकल फॉरेस्ट है, ये मानसून फॉरेस्ट है। इस तरह से हम उनको पहले डिवाइड करते हैं कि ब्रॉडली उसको डिवाइड, क्लासिफिकेशन किया उसका डिवाइड किया। फिर हमने उसको आइडेंटिफिकेशन करना शुरू किया, उसके ऊपर डिस्कस करना शुरू किया, ठीक है। फिर उसको ये देखना शुरू किया कि डेलिमिटेट करना, उसको देखना कहाँ, उसकी सीमाएं क्या है, वो कहाँ कहाँ तक फैली हुई है, ये हम उसको स्टार्ट किया, उसको देखना। तो इस लेवल से स्टार्ट होता है, लेकिन हम कर क्या रहे हैं, सिर्फ एक फैक्ट लेके चल रहे हैं कि नेचुरल वेजिटेशन। अब वो नेचुरल वेजिटेशन
मान लीजिए जैसे हमने लिया कि हम कर रहे हैं इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट की बात कर रहे हैं, तो इक्वेटर के पास जितने भी रेन फॉरेस्ट है पहले तो वो एरिया हम ले लेंगे कि यहाँ पे ये मेन कहाँ मिलते हैं, यहाँ मिलते हैं, तो हमने नाम दे दिया उस एरिया के अकॉर्डिंग कि इक्वेटर के आसपास जो रेन फॉरेस्ट है उनको इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट कहेंगे। अब हो सकता है कि ऐसी ही क्लाइमेटिक कंडीशन ऊपर नीचे कहीं हमें नॉर्थ में या साउथ हेमिस्फीयर में या ईस्ट में या वेस्ट हेमिस्फीयर के अंदर कहीं पे भी इक्वेटर से दूर भी मिल सकती है ऐसी कंडीशन, और वहाँ पे वो वेजिटेशन होती है, तब भी हम उसको ये कहेंगे कि इक्वेटोरियल ये रेन फॉरेस्ट यहाँ पे मिला है, या इस एरिया में भी इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट मिलते हैं। ठीक है, अब वो क्या हो गया, ये हो गया उसका एरिया वाइज कि इस एरिया में क्या है। तो इस तरह से एक फैक्ट को लेके, एक सब्जेक्ट को लेके, एक पर्टिकुलर विषय को लेके हम अगर चलते हैं और पूरे वर्ल्ड के अंदर फिर उसको डिवाइड करते हुए जाते हैं, तो ये होगा हमारा सिस्टमेटिक अप्रोच। जबकि रीजनल अप्रोच क्या है, रीजनल अप्रोच क्या करती है, द वर्ल्ड इज डिवाइडेड इनटू रीजन्स एट डिफरेंट हियरार्किकल लेवल्स। हम पहले क्या कर रहे हैं यहाँ पे रीजनल अप्रोच के अंदर कि वर्ल्ड को अलग अलग एरिया के अकॉर्डिंग हमने डिवाइड कर दिया। ठीक है, और इस एरिया के जितने भी जियोग्राफिकल फैक्ट हैं उनको स्टडी किया जा रहा है। ठीक है, डिफरेंट हियरार्किकल स्ट्रक्चर में डिवाइड किया, देन ऑल द जियोग्राफिकल फिनोमिना इन अ पर्टिकुलर रीजन आर स्टडीज। अब यहाँ हम एक खाली नेचुरल वेजिटेशन की स्टडी नहीं कर रहे, अब वहाँ का क्लाइमेट भी कर रहे हैं, नेचुरल वेजिटेशन भी कर रहे हैं, हम दूसरी चीज़ें भी स्टडी कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें उसमें इंक्लूड, सारे ऑल द जियोग्राफिकल फिनोमिना जो है वो उसमें इंक्लूड कर रहे हैं। दीज रीजन मे बी नेचुरल। अब इस रीजन को हम नेचुरल के अकॉर्डिंग डिवाइड कर सकते हैं, पॉलिटिकल के अकॉर्डिंग डिवाइड कर सकते हैं, डिपेंड करेगा या पर्टिकुलर डेजिग्नेटेड कोई रीज़न है उसके अकॉर्डिंग इसको डिवाइड किया जा सकता है। ठीक है, द फिनोमिना इज रीजन आर स्टडीड इन अ होलिस्टिक मैनर, पूरे देखना है उसको, सर्चिंग फॉर यूनिटी इन अ डाइवर्सिटी, ताकि हम उसकी डाइवर्सिटी को देख सकें, वहाँ पे जो विविधताएं हैं, वहाँ जो बहुत सी चीज़ें हैं उनको देखते हुए उसकी यूनिटी को खोजा जा सके कि इतनी डिफरेंट की चीज़ें यहाँ पे। अब जैसे हमने एक नेचुरल रीजन लेना है, हमने कहा जी हिमालय माउंटेनस एरिया एक नेचुरल रीजन है। अब इस हिमालय माउंटेनस एरिया में कुछ पार्ट पाकिस्तान का भी आएगा, नेपाल का भी आएगा, भूटान का भी आएगा। अब यहाँ हम पॉलिटिकल बाउंड्री नहीं कर रहे हैं, हमने एक नेचुरल रीजन लिया है हिमालयन माउंटेनस एरिया। अब इस माउंटेनस उस पर वेजिटेशन भी आएगी, वहाँ के ट्राइबल पीपल भी आ जाएंगे, वहाँ की चीज़ें, हम सब चीज़ों को स्टडी कर रहे हैं। या हम पॉलिटिकल लेते हैं, इंडिया की स्टडी करनी है साहब, पॉलिटिकल बाउंड्री। अब इंडिया की पॉलिटिकल बाउंड्री में हिमालय भी है, कोस्टल एरिया भी है, आपके पास आइलैंड्स भी हैं, आपके पास डेजर्ट भी हैं, आपके पास प्लेट्यूज भी हैं, आपके पास सारी चीज़ें। तो इस एरिया की जितनी भी डाइवर्सिटी है उसको देखते हुए हम बात करेंगे। या हमने ले लिया इंडियन सब कॉन्टिनेंट। अब साहब इसमें पाकिस्तान भी आ जाएगा, इंडिया भी आ जाएगा, नेपाल भी आ जाएगा। तो ये चीज़ें समझ में आई। तो इस तरह से रीज़न हमारा कैसा भी हो सकता है, नेचुरल हो सकता है, पॉलिटिकल हो सकता है, और या किसी और तरीके से हम डिसाइड कर सकते हैं। क्लियर। तो इसको कहते हैं भाई सबको मिला के हमने इसको देखना है। Then dualism is the one of main characteristics of geography which got introduced from the very beginning. जो dualism की बात करते हैं ये स्टार्टिंग से ज्योग्राफी के अंदर है, इस सब्जेक्ट के अंदर साथ में आता है। और dualism की इम्पोर्टेंस क्या है कि जो The dualism depended on the aspect emphasis in the study. जो स्टडी कर रहा है उस चीज़ के ऊपर वो अपनी बात, यानी एक पक्ष या एक साइड जो है उसको जो दिखाना है। डुअलिज्म का मतलब दो साइड, ठीक है, सिक्के के दो पहलू हैं, दोनों को देखना है, दो साइड है। तो एक साइड को बताने वाला एक साइड एक्सप्लेन करेगा, दूसरा वाला दूसरे को। तो हमें उसको देखना है कि किस तरह से वो एक साइड अपने को एक्सप्लेन कर रहा है। तो अर्लियर स्कॉलर्स जो थे वो अब फिज़िकल जियोग्राफी के ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया करते थे, ठीक है।
फिजिकल ज्योग्राफी जो थी उसको बताती थी। दैट मीन्स जो है जो नेचुरल ज्योग्राफी जिसको हम कह रहे हैं या जो हम अभी 11th में पढ़ रहे हैं दैट इज़ फिजिकल ज्योग्राफी। लेकिन बाद में क्या किया गया, ये एक्सेप्ट किया गया कि जो ह्यूमन बीइंग है वो इस फिज़िकल ज्योग्राफी का या इस फिज़िकल वर्ल्ड का एक पार्ट उसको मान के ही चलना पड़ेगा। वो उसको अलग नहीं कर सकते, अर्थ के सरफेस से उसको आप अलग नहीं कर सकते। द ह्यूमन बीइंग आर द इंटीग्रल पार्ट ऑफ द अर्थ सरफेस। एक तरह से अर्थ की सरफेस का पार्ट ही मान के आपको उसको पढ़ना पड़ेगा। दे आर पार्ट ऑफ द पार्शल ऑफ नेचर। नेचर का एक भाग है, उसको आप अलग नहीं कर सकते ह्यूमन बीइंग को। दे ऑल्सो हैव कंट्रीब्यूटेड थ्रू देयर कल्चरल डेवलपमेंट। ठीक है, तो अपने जो कल्चर डेवलपमेंट है उसके माध्यम से, उसके तरीके से वो अपनी नेचर के अंदर अपने जितना भी कंट्रीब्यूशन है, जो योगदान है वो कर रहा है उसके अंदर। दस द डेवलप्ड ह्यूमन ज्योग्राफी विद एम्फेसिस ऑन ह्यूमन एक्टिविटी। तो ह्यूमन ज्योग्राफी जो अगर डेवलप होती है, यानी कि ह्यूमन बीइंग का जो डेवलपमेंट हुआ है, इंसान ने जो अपना विकास किया है, वो उसी तरीके से जो ह्यूमन ज्योग्राफी की बात करते हैं तो वो डेवलप होती जा रही है। दैट मीन्स ये जो डुअलिज्म है कि नेचर और ह्यूमन दो अलग अलग चीज़ हैं, इनको दोनों अलग अलग तरीके से देखना चाहिए, नहीं। हम ये कहेंगे ये दोनों मिला के सिक्के के दो पहलू हैं। सिक्के का हेड है, एक हेड है तो दूसरा टेल है। अब हेड और टेल को आप अलग कर दोगे तो वो सिक्का सिक्का नहीं रहेगा। नेचर को और ह्यूमन को अलग कर दोगे, अर्थ को और इंसान को अलग कर दोगे तो अर्थ नहीं रहेगी। फिर कोई और प्लेनेट आप कह सकते हो उसको, अर्थ तो नहीं रहेगी। अर्थ पे तो ह्यूमन बीइंग उससे जुड़ा हुआ है। ठीक है, ये इसके ऊपर डिपेंड होता है। चलिए आज इतना ही करते हैं, कल हम देखेंगे कि ह्यूमन की ज्योग्राफी, ये अपनी ब्रांचेस क्या है ज्योग्राफी की, फिजिकल ज्योग्राफी और ह्यूमन ज्योग्राफी। फिजिकल ज्योग्राफी इस साल पढ़ेंगे, ह्यूमन ज्योग्राफी हम नेक्स्ट ईयर पढ़ने वाले हैं। थैंक यू।